हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोग आज अगला चैप्टर को लेकर आए हैं, जो हम लोग पिछले चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन कर चुके थे। जैसे कि हम लोग संसाधन के बारे में भूगोल में ही हम लोग फर्स्ट चैप्टर की जब शुरुआत किए थे तो उनमें से संसाधन के बारे में अध्ययन किए थे। तो अगर आप संसाधन का चैप्टर को अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग उस संसाधन का चैप्टर का जरूर वीडियो देखें और देखने के बाद इस वीडियो को अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और अगर कोई भी टॉपिक्स में अगर समझ में नहीं आती है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो कमेंट के माध्यम से। और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें जिससे और शेयर भी करें जिससे लोगों को पढ़ने में आसानी महसूस हो पाए। तो हम लोग संसाधन के बारे में देखे थे और संसाधन के बारे में अधिक से अधिक चीज़ों का जिक्र किए थे। उनमें से फिर अगर अगला चैप्टर आता है तो उसके जो जस्ट बाद आता है जो फोर्थ चैप्टर, वह हम लोग कृषि के बारे में अध्ययन किए थे। और कृषि के बारे में अध्ययन बहुत विस्तृत तरीकों से किए थे और बहुत आसानी भाषा से किए थे ताकि बच्चों तक अच्छी तरह से समझ में आ सके। उसके बाद जो अगला जो चैप्टर है हम लोग वह जल संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। यह जल संसाधन हम लोग संसाधन के बारे में पहले जान चुके हैं और ये संसाधन क्या होता है, ये संसाधन होते क्या हैं, तो हम लोग संसाधन के बारे में जान चुके हैं कि ऐसी वस्तु जिसका उपयोग अगर हम लोग करते हैं और अगर हम लोग करते हैं तो अपने अनुसार से करते हैं, वे संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। तो क्या हम लोग जल का उपयोग नहीं करते हैं? तो हम लोग जल का भी उपयोग करते हैं, इसीलिए जल संसाधन कहा गया है। हम लोग यहाँ पर इस जो चैप्टर है यह जो चैप्टर है यह चैप्टर 3 चैप्टर है। यह 3 चैप्टर में जल संसाधन जो है वह जल संसाधन से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। इनमें से हम लोग बांध के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग जल को किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं, हमारे भारत देश में जल को किस प्रकार से संग्रहण किया जाता है, हम लोग जल का उपयोग कहाँ पर करते हैं, हमारे पृथ्वी पर जल का जो जल पाया जाता है वह कितना भागों में पाया जाता है, हमारे पृथ्वी पर पीने योग्य पानी कितना है, पीने योग्य पानी कितना नहीं है, पीने योग्य पानी अर्थात अलवणीय जल को ही लोग अधिकतर से अधिकतर मात्रा में अलग अलग तरीकों से उपयोग करते हैं। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले एक माध्यम से। और यह माध्यम क्या है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि यहाँ पर 2 व्यक्तियों में बात होता है। और 2 व्यक्ति कौन? तो एक व्यक्ति का नाम है पिंकी और एक व्यक्ति का नाम है चिंटू। एक व्यक्ति का नाम है पिंकी और एक व्यक्ति का नाम है चिंटू। अब यहाँ पर चिंटू बोलता है पिंकी को, चिंटू बोलता है पिंकी को कि क्या पिंकी, क्या आपने असम में आई बाढ़ को आपने देखा है? यह कितना दिल दहलाने वाली बाती है। जो भी हमारे रास्ते में जो भी सारे सामान आए वे सारे सामानों को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया, ये बाढ़। तो यहाँ पर पिंकी बोलती है कि हाँ चिंटू, मैंने देखा है। क्या यह आश्चर्यजनक की बात नहीं है? पिंकी बोलती है क्या यह आश्चर्यजनक की बात नहीं है? क्या आश्चर्यजनक की बात? कि जल जो है वह जल हमें जीवन दे भी सकता है और जल हमें जीवन ले भी सकता है। ये तो आश्चर्यजनक की बात है कि जल के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं और ज्यादा जल आ जाए तब भी हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि जल जीवन को देता भी है और जल जीवन को लेता भी है। हमारे पिताजी, पिंकी बोलती है कि हमारे पिताजी बताते हैं कि जब हम लोग कारखानों पर जाते हैं
तो कारखानों में बहुत बड़े बड़े मशीनों का प्रयोग किया जाता है और यह जो बहुत बड़े बड़े मशीन है उस मशीन को ठंडा करने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। यहां तक मशीन को चलाने के लिए उसे क्या चाहिए? तो उसे बिजली चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और वह ऊर्जा उसे कहां से मिलता है? तो जल के द्वारा ही उसे ऊर्जा बना दिया जाता है। हमारे कारखानों में जो उपयोग किया जाता है ये सारे जल से ही किया जाता है। तो पिंकी को इस बात से पता चला कि अब हमें पता चला, क्या पता चला कि शहर के नजदीक या गांव के नजदीक नदी और झरने या अन्य जल स्रोत क्यों उपस्थित होते हैं। तो अगर नदी, झरने या अन्य जल स्रोत, तालाब ये सब अगर उपस्थित होते हैं तो उससे हम क्या करते हैं? तो शहर के लोग उसे कारखानों में यूज करते हैं उस पानी को, और गांव के लोग अधिकतर उसे सिंचाई में क्या करते हैं? उसे यूज करते हैं, सिंचाई में यूज करते हैं। तो इस प्रकार से पिंकी और चिंटू में बात हुआ। तो हम यहां से अब समझ सकते हैं कि जल का कितना महत्वपूर्ण है। अब आगे कहा जाता है कि हमारे पृथ्वी पर कितना पानी है? तो हमारे पृथ्वी पर 3/4 जल है। ये 3/4 क्या है? या इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे पृथ्वी पर 3/4 भाग क्या है? तो जल है। हमारे पृथ्वी पर 3/4 भाग जल है। और इसका कहने का अर्थ क्या है? अगर हम इस प्रकार से पृथ्वी को चित्रित करते हैं और अगर हम इसे 4 भागों में हम बांटते हैं, 1, 2, 3 और 4, तो इनमें से जो है वह 3 भाग केवल जल है। इनमें से जो है वह कितना भाग है? 3 भाग मेरा जल है और 1 भाग मेरा धरातल है। 1 भाग मेरा धरातल है और 3 भाग जल है। हमारे पृथ्वी में इतना 3 भाग अगर जल है तब भी हमारे पृथ्वी पर जल की क्या होती है? तो कमी देखने को मिलता है। हमारे पृथ्वी पर 3 भाग जल होने के कारण भी हमारे पृथ्वी पर जल की कमी देखने को मिलता है। तो ऐसा क्या है कि जल की कमी देखने को मिलता है? ऐसा क्या है हमारे पृथ्वी पर जो जल की कमी देखने को मिलता है? तो अगर आज हम जल की संरक्षण नहीं करते हैं, अगर हम बचाव नहीं करते हैं, तो हमारे पृथ्वी पर जल तो बहुत बड़ी मात्रा में है लेकिन पीने योग्य पानी नहीं है। तो पीने योग्य ये सब पानी नहीं है तो फिर पानी है कहाँ पीने योग्य? तो जो भूमि के अंदर, जो धरातल के अंदर रहता है, ये मेरा पीने योग्य पानी है भूमि के अंदर। उसके बाद जो झरना है, जो नदी है, वह नदी में भी क्या है? पीने योग्य पानी है। उसके बाद जो झील है, वह झील में भी क्या है? तो पीने योग्य पानी है। बस केवल इतना ही माध्यम है पीने योग्य पानी। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि यही जो जल स्रोत है, इसी से हम लोग पानी पीते हैं, भूमि का जल स्तर अर्थात भौम जल स्तर से। यही जो नदी है, नदी से भी पानी पिया जाता है। यही जो झील है, झील से भी पानी पीने का साधन है। यह झील से भी पानी पीने का साधन है। तो यहाँ पर हमारे पृथ्वी पर कितने प्रकार के अब जल हो गए? यही जल जो है वह 2 भागों में बट गया। एक तो भाग आ गया, यही जो भाग है, एक तो भाग आ गया लवणीय जल, एक भाग आ गया लवणीय जल और एक भाग आ गया अलवणीय जल। अलवणीय जल, इस जल को हम लोग कहते हैं मीठा जल भी बोलते हैं।
इस जल को हम लोग मीठा जल भी बोलते हैं। अब मीठा जल और लवणीय जल या अलवणीय जल। लवणीय जल जिसमें लवण की मात्रा है और लवण में जिसमें नमक की मात्रा है। लवण में जिसमें नमक की मात्रा है, इसमें नमक की मात्रा नहीं है, इसमें नमक की मात्रा नहीं है। इसी पानी को हम लोग यूज करते हैं और यह पानी हमारे पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। यह जो पानी है हमारे पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाई जाती है और लवणीय जल जो है, लवणीय जल का ही विस्तार हमारे पृथ्वी पर अधिक मात्रा में है। तो इस प्रकार से जल दो भागों में बटा। अब यहाँ पर जो जिसको पिया जा सकता है, अब इस पानी को हम लोग पी सकते हैं, ठीक है। अब ये पानी को हम लोग पी सकते हैं तो सवाल उठता है, क्या सर जल सीमित मात्रा में ही है क्या? जल सीमित मात्रा में ही है? इसका सवाल नहीं, इसका आंसर नहीं, जल सीमित मात्रा में नहीं है। अगर जल सीमित मात्रा में रहता तो आज हम लोग कुआं से जो पानी निकालते हैं वह पानी नहीं निकाल पाते। हम लोग देखते हैं गर्मियों के दिनों में पानी सूख जाती है और बरसात के महीनों में पानी फिर भर जाती है, तो सीमित मात्रा में नहीं है। तो यही अलवणीय जल जो है वह हमें बरसात के महीनों में क्या करती है, तो हमें बरसात के महीनों में पीने योग्य पानी मिल पाता है। तो यहाँ पर सवाल उठा कि जल किस प्रकार का संसाधन है। हम यहाँ देख रहे हैं कि जल तो संसाधन है, यहाँ पर हम देखें जल तो संसाधन है, इन सभी भागों से हम पढ़ कर देखे जल हमारा संसाधन है, लेकिन किस प्रकार का संसाधन है, तो हमारा जो जल है वह जल एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। एक प्रकार का कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। जल तो है लेकिन एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट या इसे नोट कर लीजिए कि जल एक प्रकार का कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। और नवीकरणीय संसाधन होने के बाद ही, नवीकरणीय संसाधन क्या है तो हम पिछले अध्यायों में पढ़ा चुके हैं संसाधन के बारे में। संसाधन का विस्तृत उसमें वीडियो अपलोड है, और कौन सा? ज्ञान विद्या बाय ट्विंकल सर के चैनल में। इसे आप जरूर यहाँ पर इसे देखिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको समझ में आती है तो उसे शेयर भी कीजिए। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये सारी चीजें हैं तो नवीकरणीय संसाधन फिर है क्या? तो नवी का अर्थ हो गया नवी अर्थात नया बन जाना। नवीकरणीय नया बन जाना अर्थात जब हम संसाधन अर्थात कोई भी संसाधन को उपयोग करते हैं और वह पुनः नया बन जाता है, फिर से वह उपयोग में लाया जा सकता है, जो कभी भी समाप्त नहीं होता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। यह नवीकरणीय संसाधन, क्या हमारा जल कभी समाप्त होगा? नहीं। क्या सौर ऊर्जा कभी समाप्त होगा? नहीं। सौर ऊर्जा, धूप? नहीं। क्या पवन ऊर्जा कभी समाप्त होगा? नहीं। ये सब सारे क्या कौन संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख लिए कि अलवणीय जल तो है, जो हमें बारिश के मौसम में हमें पुनः अलवणीय जल प्राप्त हो जाती है। तो अलवणीय जल का उपयोग और कहीं किया जा रहा है क्या? जैसे हम लवणीय जल का उपयोग ना के बराबर नहीं करते हैं। हम लोग ना सिंचित के क्षेत्रों में लवणीय जल का उपयोग करते हैं, ना ही कुछ के क्षेत्र में इस जल का उपयोग करते हैं। तो फिर हम लोग जल का अपना दैनिक जीवन में कौन सा जल का उपयोग करते हैं? अलवणीय जल। और हम देखे हैं कि अलवणीय जल जो है वह बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। कम से कम यह जो है वह 98%, यह जो है वह 98% पाया जाता है, और यह जो है वह 2% पाया जाता है। और 2% के अंतर्गत भी कहीं झील में उपस्थित है, कहीं तालाब में उपस्थित है, कहीं नदी में उपस्थित है, तो कोई भौम जल स्तर है। और यही 2% में हम लोग सारा अपना दैनिक जीवन का सारा काम अलवणीय जल के ही में ही करते हैं। तो फिर देखते हैं कि हमारा लवणीय जल
अब कहा जा रहा है कि हमारे विश्व में जो है इस प्रकार की जब स्थिति पैदा हो गई कि जल को लोग अधिक खपत कर रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि हमारे विश्व में 2025 ईस्वी तक आते आते लगभग 20 करोड़ लोग, कितने करोड़? 20 करोड़ लोग जल की क्या करेंगे? जल की कमी को झेलेंगे। जल की कमी को झेलेंगे। कितने करोड़? 20 करोड़ लोग जल की कमी को झेलेंगे। क्यों झेलेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ बारिश का पानी को बहा दिया जा रहा है, अत्यधिक पानी को बर्बाद किया जा रहा है, इसलिए 20 करोड़ लोग झेलेंगे। तो हमारे यहाँ पानी को कैसे बहा दिया जा रहा है, कैसे उसे दुर्लभ अर्थात कैसे उसे कमियां झेलने को मिलेगी? तो देखिए कि हम अभी बताएं, अलवणीय जल जो है जिसे पिया जा सकता है, इसी पानी से हमारे भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई का क्षेत्र में अभी हम लोग देखेंगे कि हमारा भारत कैसा है। भारत एक क्या है? कृषि प्रधान वाला देश है, कृषि प्रधानता वाला देश है। और जब कृषि प्रधानता वाला देश है, तो जब कोई लोग कृषि करता है, क्या उस फसल में पानी की आवश्यकता पड़ती है? तो हाँ, पड़ती है। तो यही कृषि करने के लिए हमारे भारत में सिंचाई किया जाता है, और यही सिंचाई किया जाता है। तो कौन सा पानी सिंचाई करेगा? तो क्या हम लोग समुद्र से लावेंगे पानी? नहीं। क्या हम लोग महासागर से लावेंगे पानी? नहीं। तो कहां से लावेंगे? तो हम लोग या तो नदी के माध्यम से, या तो तालाब के माध्यम से, या तो हम लोग नलकूप के माध्यम से, अर्थात भौम जल का स्तर को ही पानी को हम लोग सिंचाई का साधन बनाते हैं, जो पीने योग्य पानी है। और भारत में सबसे ज्यादा पानी का खपत होता है, तो सिंचाई का क्षेत्र में ही पानी का खपत होता है। तो क्या जल की दुर्लभता नहीं होगी? जल की कमियां को देखने को नहीं मिलेगा? तो जल की कमियां को देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग जो आते हैं वह जल की कमियां के बारे में आते हैं। अब आता है अगला टॉपिक, जल की दुर्लभता। जल की दुर्लभता। अब ये दुर्लभता क्या है? तो जल की कमी तो हम लोग बहुत सारे चीजों के बारे में बताएं कि हमारे यहाँ पानी की पर्याप्त मात्रा है, लेकिन भी जल की कमी को देखने को मिलता है। जल की जो है वह बर्बादी अधिक से अधिक लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वर्षा का पानी लोग बहा देते हैं, उसे संग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम सूखा का क्षेत्र का उदाहरण या अपने दिमाग पर, अपने मानस पटल पर अगर हम उतारते हैं, सूखा का क्षेत्र में, तो हमें नजर आती है कहाँ का क्षेत्र? तो हमें आती है राजस्थान का क्षेत्र। हमें मानस पटल पर अगर सूखा का नाम लेते हैं कि सूखा कहाँ है, तो हमारा तुरंत दिमाग जाता है राजस्थान का क्षेत्र में। यहाँ पर पानी की कमियां देखने को मिलती है। क्या देखने? अभी भी कई महिलाएं राजस्थान में, कितने किलोमीटर दूर जाकर और वहां पर एक लंबी लाइनों के माध्यम से वह जो महिलाएं होती है वह पानी लेकर अपने घरों में आती है। क्या हम लोग ये सारी चीजों को देखने गए थे? नहीं। ये सभी चीज कहाँ पता चलता है? तो हमें चित्रित के माध्यम से पता चलता है। ये सारे महिलाओं का चित्र दिया रहता है, और ये सारे महिलाएं कहाँ?
राजस्थान का सबसे बड़ा उदाहरण आया है। तो फिर राजस्थान में क्यों पानी की कमी है? तो हम जानते हैं कि राजस्थान में पानी की कमी है क्योंकि वहां पर बारिश नहीं होती है, ना के बराबर होती है। बाई चांस अगर बारिश हो भी गई है तो वहां पर वर्षा का पानी को संग्रहण कर लिया जाता है, और वर्षा का पानी कितना दिन तक चलेगा? ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती है, जिसके कारण वहां पर फिर सूखा इलाका पड़ता है, और वह सूखा इलाका के कारण ये जो है वह चित्रित महिलाएं प्रदर्शन होती है। तो सब पानी जाता कहाँ है? वहां पर अगर बारिश भी हो गई है तो अगर छोटी छोटी सरिताएं निकलती है, छोटी छोटी नदियां निकलती है, तो नदियां क्या होती है, आगे जाते 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 नदियां विलुप्त हो जाती है। वही राजस्थान में नदियां विलुप्त हो जाती है, जिसमें से एक लूनी नदी जो है, वह लूनी नदी राजस्थान का सबसे बहुत बड़ी नदी है। और यह लूनी नदी जो है वह इस लूनी नदी को राजस्थान के लोग कहते हैं, राजस्थान की गंगा लूनी नदी को कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर चित्रित महिलाएं दिखाई देती है। अब हमारे यहाँ पानी तो गया कहाँ? तो लोग अच्छे पानी को क्या कर दिए, सिंचाई में प्रयोग कर दिए। इसलिए हमारे भारत में जल की दुर्लभता को देखी जाती है। वर्षा का जल बहा दिए, इसलिए हमारे भारत में जल की कमियां को देखने को मिलती है, और फिर जल को अनेक प्रकार से लोग बर्बाद कर दे रहे हैं, इसलिए हमारे भारत में अनेक प्रकार की कमियां देखने को मिलती है। अब यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से देखा जाए तो एक हम भारत का उदाहरण लेते हैं और एक हम इजराइल का उदाहरण लेते हैं। ये भारत का और इजराइल का हम क्यों लिए उदाहरण? तो हम देखते हैं कि भारत में कम से कम 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और यहाँ पर 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, यहाँ पर सबसे कम वर्षा हो रहा है इजराइल में, और भारत में सबसे अधिक वर्षा हो रहा है। तब भी यहाँ पर जल की कमी नहीं देखी जाती है। जल की कमी नहीं देखी जाती है। लेकिन अगर यहाँ का बात करें तो यहाँ पर अधिक वर्षा होते हुए भी यहाँ पर क्या देखा गया? तो जल की कमी देखने को मिला। कहाँ पर? तो भारत में। तो यहाँ पर जल की कमी क्यों नहीं देखने को मिला? तो यहाँ पर जल की कमी इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर एक प्रचलित है। क्या प्रचलित है? वर्षा जल संग्रहण। क्या प्रचलित है? वर्षा जल संग्रहण, अर्थात यहाँ वर्षा का जल को संग्रहण किया जाता है। यहाँ पर वर्षा का जल को संग्रहण किया जाता है। अब जो आया है इस प्रकार से देखने को मिला। अब हमारे यहाँ जो देखा गया वह जल को अनेक प्रकार से लोग ने अनेक तरीकों से यूज किया करते हैं। तो लोग जो है वह अगर जल तो संसाधन कर दे रहे हैं तो जल का बर्बादी दूसरे तरीके से भी करते हैं। तो दूसरे तरीके से कैसे कर रहे हैं? तो जल में कई तरह के लोग अपशिष्ट पदार्थ को मिला दे रहे हैं। ये अलवणीय जल अर्थात मीठा जल को हम लोग बर्बादी कर दे रहे हैं। उसके बाद जल में हम लोग रासायनिक या उर्वरक खाद मिला दे रहे हैं, जिसके कारण जल क्या हो जा रही है? तो जल खराब हो जा रही है। उसके बाद हम लोग जल में जो है वह कारखानों का पानी को, गंदे पानी को बहा दे रहे हैं, जिसके कारण अच्छे जल को हम लोग गंदा जल बना दे रहे हैं। तो ये सब जल बर्बादी करने का कारण है। अब स्वतंत्रता के बाद, हमारा भारत में स्वतंत्रता के बाद अनेक प्रकार के बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खोला गया। हमारा भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उनमें से अनेक प्रकार के बहुराष्ट्रीय कंपनी खोले गए, और अनेक प्रकार के बहुराष्ट्रीय कंपनी खोलने के बाद अनेक प्रकार के बहुराष्ट्रीय कंपनी खोले गए, और अनेक प्रकार के बहुराष्ट्रीय कंपनी खोलने के बाद
बहुत बड़े बड़े उद्योग लगाएंगे। अब बहुत बड़े बड़े उद्योग लगाएंगे तो क्या होगा, तो उसमें जल की आवश्यकता होगी और बहुत बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होगी। तो वहां पर उद्योग लगाने के बाद वहां पर जल को बहुत उपयोग में लाया गया। साथ ये बहुराष्ट्रीय कंपनी यूज करने के बाद इसमें से जो बिजली का उत्पादन होता था, यह बिजली भी क्या चीज से, तो जल से ही बनाना शुरू किया गया। कहा जाता है कि कम से कम भारत में बिजली उत्पादन करने के लिए 22% केवल 22% केवल जल की आवश्यकता होती है। कहने का 22% जल केवल बिजली निर्माण के लिए आवश्यक है। केवल 22% जल हमारे बिजली निर्माण में खपत हो जाती है जल। और वह कौन सा जल, तो वह मीठा जल। वह कौन सा जल, मीठा जल। क्या हम लोग बिजली निर्माण करने के लिए समुद्र से लाते हैं पानी को? नहीं। तो ये सारे कारक हैं। उसके बाद हमारे यहाँ जैसे जैसे बढ़ती जनसंख्या है, जनसंख्या के बढ़ने के बाद देखा गया कि लोग का जो जल की खपत है वह और अधिक हो गई है। तो शहर में लोग कैसे यूज करते हैं जल का, तो शहर में लोग घरों घरों में नलकूप लगा दिया गया है। घरों घरों में नलकूप लगाया गया है और यह नलकूप के माध्यम से शहरों में बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में वहां क्या होती है, जल की उपयोग होती है। बहुत ज्यादा जलों की आवश्यकता होती है। इसके बाद जो है वह हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो जल है वह सिंचाई में चला जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल जो है वह सबसे ज्यादा कहाँ चला जाता है, सिंचाई में चला जाता है। ये शहर और गांव और भी अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो और भी जल की खपत होगी और ये सारा जल पीने योग्य जल ही है। सारा खपत पीने योग्य जल ही किया जाता है। लेकिन जल की बर्बादी तो भी लोग बहुत तरीका से कर, जैसे अभी पीछे हम बताएं कि जल की बर्बादी लोग वहां पर क्या कर दे रहे हैं जल में, तो जल में अपशिष्ट पदार्थ को छोड़ दे रहे हैं। अपशिष्ट पदार्थ को लोग छोड़ देते हैं। जल में लोग रासायनिक खाद, मिट्टी में रासायनिक खाद मिलाने के कारण जल पर प्रभावित पड़ता है। या हम लोग देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से उनका मृत्यु हो जाता है तो उस व्यक्तियों को जल में फेंक दिया जाता है। उस व्यक्तियों को जल में फेंक दिया जाता है। ये सब क्या है, जल का खपत है। जल को लोग गंदा जल बना दे रहे हैं। जो मीठा जल है वो सभी गंदे जल बना दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जल का खपत किया जाता है। तो जब जल की खपत किया जाएगा तो हम लोग को जल को बचाना है। तो जल को बचाने के लिए सबसे पहले बारिश का पानी खत्म ना हो, बारिश का पानी बर्बाद ना हो, इसलिए यहाँ पर एक क्या किया गया, तो बांध बनाया गया। एक क्या किया गया, तो बांध बनाया गया। और वह कौन सा बांध, तो बहुत प्रकार से बांध बनाया गया। जैसे महानदी बेसिन पर हीराकुंड बांध बनाया गया, सतलज और व्यास नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया और नर्मदा बेसिन पर भी बांध बनाया गया। ये सारे बांध बनाए गए और ये बांध बनाने के कारण क्या हुआ, तो हमारा पानी का संरक्षण किया गया। और यह बांध बनाने का केवल एक ही उद्देश्य नहीं है कि केवल हम बांध बना दिए पानी को संरक्षण कर दिए, ये उद्देश्य नहीं है। बांध बनाने से उनका उद्देश्य काफी बढ़ गया, इसलिए उसे नाम दिया गया बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय क्या दिया गया, बहुउद्देशीय परियोजना।
यह बहुउद्देश्य परियोजना बहुत उद्देश्य के साथ बांध बनाया गया, इसलिए बहुउद्देश्य परियोजना का नाम दिया गया। तो ये बहुउद्देश्य परियोजना हम लोग अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। अगर यहाँ पर जो टॉपिक आप लोग को जो चीजें समझ में नहीं आई होगी, आप लोग कमेंट में जरूर मैसेज करें, ताकि हम उसे देखकर आप सभी को उस आंसर, उस उत्तर का, उस प्रश्न का उत्तर सही से दे सके। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, जो हम लोग बहुउद्देश्य परियोजना के साथ आएंगे। अगर आप लोग का ये सारे क्लासेस अगर आप लोग को पसंद आई होगी, तो आप जरूर इसे शेयर कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लोगों तक अच्छी तरह से पहुंच पाए। तब तक के लिए धन्यवाद।